हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जो कि है वेव्स, है ना, जिसका नाम क्या है, वेव्स। ठीक है ना। अच्छा, वेव्स में हमने अभी 2 लेक्चर आपको दे दिए हैं। 2 लेक्चर मतलब ऑलरेडी देखा जाए तो 6, 7, 8 लेक्चर दे चुके हैं हम आपको। बट पिछले जो 2 लेक्चर है वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर है, स्टैंडिंग एंड स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव पर, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है ना। ऐसा तो मैं बोलूँ कि भाई वेव हम जितना पढ़ते हैं वो एक छोटा पार्ट है वेव का। वेव में बेसिकली देखा जाए तो बहुत 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 बड़ा एक क्या बोल सकते हैं ग्रंथ बन सकता है ना। और बनता भी है, लोग रिसर्च करते हैं भाई, वेव्स पर रिसर्च होती है, ऑसिलेशन पर रिसर्च होती है, लोग पीएचडी करते रह जाते हैं। लेकिन अभी हमें उसकी इतनी नॉलेज की जरूरत नहीं है, हमें अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है ना। तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव काफी कुछ समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपको वो समझ में आ गई होगी। आज भी जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव पर ही होने वाला है। तो अगर आप भूल गए हो तो याद कर लो कि आपको स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव कैसे देखने को मिलती है। यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव कौन सी है। वीडियो को पॉज करो, अभी तुरंत जाकर कमेंट करो और मुझे बताओ कि यहां पर स्टेशनरी वेव कौन सी है। ठीक है, तो आप अभी जितने लोग समझदार होंगे वो अभी कमेंट कर चुके होंगे कि सर ये जो पर्पल वाली है ना, ये जो पर्पल वाली आ रही है, ये जो पर्पल वाली है ये क्या है, हमारी स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है। वहीं ऑसिलेट कर रही है ना, ये ऊपर नीचे देखने में आपको लगेगा ना। ये देखो क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। और एक टाइम पर क्या होता है, एक टाइम पर उसके सारे पार्टिकल, उस स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल क्या होते हैं, मीन पोजीशन में होते हैं। तो ये स्टैंडिंग वेव है पर्पल वाली। बाकी अगर आप पीली वाली वेव को देखोगे तो वो क्या है, इंसिडेंट वेव है। येलो वाली को आप देखोगे तो वो इंसिडेंट वेव है। और एक डॉटेड आपको लाइन दिख रही होगी, ये क्या है भैया, रिफ्लेक्टेड वेव है। इनके सुपर इम्पोज होने के बाद जो आपको वेव मिली है वो क्या है, स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, हाँ सर, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो, अब यहां पर ये जो स्टैंडिंग वेव है, इस स्टैंडिंग वेव को अगर मैं 2 फिक्स्ड एंड के बीच में बनाना चाहूं, क्या बोला मैंने, ये जो स्टैंडिंग वेव है इसको मैं अगर 2 फिक्स्ड एंड के बीच में बनाना चाहूं तो हमें उस चीज को पर्टिकुलरली आज डिस्कस करना है। और उसे डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उसे जानना है। ठीक है, तो टर्म्स रिलेटेड टू स्टैंडिंग वेव्स बिटवीन फिक्स्ड एंड्स। अब मान लीजिए फिक्स्ड एंड है, ये ऐसा फिक्स्ड एंड है, यहाँ स्ट्रिंग गई और यहां से फिक्स हो गई दोनों एंड से। ठीक है ना। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक स्टैंडिंग वेव बना रहे हो। अब स्टैंडिंग वेव यहाँ डिफरेंट टाइप की बन सकती है। कैसे बन सकती है, जैसे मान लीजिए 2 फिक्स्ड एंड है, उसके बीच में आपने रबर बांध दी। 2 फिक्स्ड एंड है, उसके बीच में आपने रबर बांध दी और आपने रबर को ऐसे पकड़ा और ऐसे छोड़ दिया, तो रबर क्या करेगी, ऐसे 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 ऊपर नीचे होगी कि नहीं होगी। हाँ, तो मतलब यहां पर आपको एक स्टैंडिंग वेव ऐसी देखने को मिल सकती है ना। स्टैंडिंग वेव आपको ऐसी देखने को मिल सकती है, अरे है ना, रबर ऊपर नीचे ऐसे घूमेगी। अच्छा, दूसरी स्टैंडिंग वेव क्या आपको ऐसी भी देखने को मिल सकती है। सोचो, अभी बस आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूं मैं। ऐसे मिल सकती है क्या, हाँ सर बिल्कुल मिल सकती है। अच्छा, और भी टाइप की स्टैंडिंग वेव मिल सकती है ना। इनमें ये जो पॉइंट्स है ये आपके नोड्स कहलाते हैं। ये आपका नोड है, ये आपका नोड है, ये आपका नोड है ना। यहाँ पर ये आपका एंटी नोड है, यहाँ ये एक एंटी नोड है, ये एक एंटी नोड है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे हो। ये सब बातें आगे जाके पढ़ेंगे, अभी ये समझने की जरूरत नहीं है। अभी इससे रिलेटेड आपको टर्म समझने की जरूरत है कि अब हम जो स्टैंडिंग वेव बनाने वाले हैं उसमें हम दोनों ही एंड क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है ना, इतनी बात खत्म। हाँ चलो, इसके टर्मिनोलॉजीज क्या है आगे जाकर। अगर मैं इसका कुछ, जैसे आपको मैंने बोला ना कि अगर किसी का नाम राजा रुद्र प्रताप सिंह बघेल है ना, तो मुझे आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि भैया ये जो इंसान है इसका नाम राजा रुद्र प्रताप सिंह बघेल है ना। तो आगे से अगर मैं आपको राजा रुद्र प्रताप सिंह बघेल बोलूं तो आपको इसकी शक्ल याद आनी चाहिए। वैसे ही मैं बता रहा हूं कि आगे जाके अगर मैं कहीं ओवरटोन बोलूं, कहीं जाकर हार्मोनिक की बात करूं, कहीं जाकर टोन की बात करूं, कहीं जाकर नोट की बात करूं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। पक्का 100%, हाँ सर 100%। ठीक है, चलिए तो हम पहली चीज पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन अ साउंड सोर्स प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स। जब कोई एक साउंड सोर्स होता है और साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। अब देखो, कोई साउंड सोर्स अगर साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो हो सकता है वो जो साउंड वेव प्रोड्यूस हुई है वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज से मिलकर बनी हो। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज। एक साउंड सोर्स ने जब साउंड वेव प्रोड्यूस करी तो हो सकता है कि उस वेव में बहुत सारी मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो। ठीक है, दिस मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन अ साउंड इज कॉल्ड नोट। जब आप मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक साउंड वेव में ऑब्जर्व करते हो, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी को जब आप एक साउंड वेव में देखते हो, एक साउंड में सुनते हो या एक साउंड में पाते हो, तो आप बोलते हो वो साउंड क्या है, एक नोट है। मतलब नोट में क्या होती है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ये बात याद रखेंगे, नोट जो है, नोट में क्या होती है, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नोट में क्या होती है, मिक्सचर ऑफ
फ्रीक्वेंसीज, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसका नाम नोट है, इसका नाम टोन है। एक सीता है, एक गीता है, एक सीता है, एक गीता है। कंफ्यूज नहीं होंगे। सीता को गले पे तिल है और गीता को होंठ पर तिल है ना? तो हम इससे डिफरेंशिएट करेंगे, बस यही डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या क्या? गीता को गले में तिल है और सीता को होंठ पे तिल है। इसी से हम सीता और गीता को पहचानेंगे, ठीक है ना? तो नोट उसको बोलते हैं, उस साउंड को बोलते हैं जिसमें मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब बात करते हैं टोन की। अगर कोई साउंड प्रोड्यूस किया है साउंड वेव ने और उसमें सिर्फ एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोन। तोंद नहीं, टोन। अरे तोंद नहीं, टोन, ठीक है ना? टोन क्या होती है? सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड, सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड, ठीक है ना? अच्छा, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती तो बात अलग थी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? एक फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो और उसको नाम दे दे रहे हो क्या? किसका? टोन का नाम दे दे रहे हो। किसका नाम दे रहे हो? टोन का नाम दे दे रहे हो। तो भैया अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेंगी तो बहुत सारी टोन्स भी एग्जिस्ट करेंगी। हाँ। इन सारी फ्रीक्वेंसीज में से कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी भी होगी जो सबसे कम होगी। हाँ 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 हाँ। मैंने क्या बोला? बहुत सारी फ्रीक्वेंसी से मिलकर एक साउंड बना। मैंने बोला भैया बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करो, एक एक फ्रीक्वेंसी को पकड़ो, एक एक फ्रीक्वेंसी जो साउंड बन रहा है उसको टोन बोल दिया गया, ठीक है? तो मैंने बोला कि भैया बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं तो बहुत सारे टोन भी होंगे। हाँ हाँ सर। इतनी सारी फ्रीक्वेंसी में जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली टोन होगी, इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज में से जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली टोन होगी उसको आप क्या बोलोगे? फंडामेंटल टोन। क्या बोलोगे? फंडामेंटल टोन। ये बहुत बेसिक चीज है, कंफ्यूजन रह जाती है दिमाग में। नोट को टोन बोलते हैं, टोन को नोट बोलते हैं लोग। फंडामेंटल टोन यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी का साउंड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का साउंड, ठीक है ना? तीसरा पॉइंट भी हमको एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब बात आती है ओवरटोन्स। ओवरटोन्स क्या होते हैं? तो देखो, आपने जब ऐसा बोला कि भैया बहुत सारी फ्रीक्वेंसी से मिलकर अगर एक साउंड बना है तो आप उसको नोट बोलोगे। अगर आप उन बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज में से एक एक फ्रीक्वेंसी निकाल कर रख दोगे और एक एक फ्रीक्वेंसी से साउंड बनाओगे तो आप उसको टोन बोलोगे। उन सारी फ्रीक्वेंसीज में से जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होगा आप उसको क्या बोलोगे? वो फंडामेंटल टोन कहलाएगा। तो बाकी फ्रीक्वेंसी जो थी उन्होंने बोला कि भैया ये तो क्या बोलते हैं, नाइंसाफी है हमारे साथ कि आपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साउंड को नाम दे दिया लेकिन बाकी फ्रीक्वेंसीज का क्या? बाकी फ्रीक्वेंसी का क्या? तो हमने बोला कि भैया हम उनको भी नाम दे देते हैं। तो हमने उनको नाम क्या दिया? ओवरटोन्स। यानी कि फंडामेंटल टोन को छोड़कर जो बाकी फ्रीक्वेंसी से अलग अलग बने हुए साउंड है उनको क्या बोलते हैं? ओवरटोन्स बोलते हैं। देखो, दोज टोन्स विच आर हैविंग फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन द फंडामेंटल टोन्स, ऐसे टोन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल टोन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, हम उन सारे टोन्स को क्या बोलते हैं? ओवरटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरटोन्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज हार्मोनिक्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जाके मैं इन शब्दों का यूज करूंगा तो आपको उनके पीछे की ये नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनेगा ना, ठीक। हार्मोनिक्स क्या होते हैं? साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम अ सोर्स कंसिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच कंटेन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसे साउंड सोर्सेज जो अपने जब साउंड प्रोड्यूस करें तो उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो हो, यानी कि फंडामेंटल टोन तो हो, एज वेल एज फ्रीक्वेंसीज विच आर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब फंडामेंटल टोन तो हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो हो, साथ ही साथ उसमें उसके मल्टीपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल वाले साउंड भी हो। आप जाके पढ़ोगे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, तो ये मल्टीपल्स है फंडामेंटल टोन के, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के मल्टीपल है ना? तो इनको क्या बोला जाता है? हार्मोनिक्स बोला जाता है। बस फंडामेंटल टोन्स के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको हम हार्मोनिक्स बोलते हैं। खत्म बात। चलो, बहुत ही शानदार, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये सब नोट डाउन करते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप के लॉज हैं। लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ठीक है ना? एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। ओफो, ओम फो, और देखो कैसे दर्राटे काट रही हैं। ओम फो। चलो, ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है ना? यहां पर डिफरेंट लॉज है, हम पढ़ेंगे उसको। पहला है लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है भैया? लॉ ऑफ लेंथ, आइए। लॉ ऑफ लेंथ बोलता है कि फॉर अ गिवन स्ट्रिंग अंडर अ टेंशन टी, एक कोई गिवन स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है L, है ना? टेंशन है T,
एक गिवन स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है L, टेंशन है T, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, अगर इस स्ट्रिंग को मैं वाइब्रेट कराता हूं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वाह, मतलब अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी कंसिडर करो तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि F इंटू एल एक कांस्टेंट वैल्यू बनाएगा, F इंटू एल एक कांस्टेंट वैल्यू बनाएगा। हाँ, इसका मतलब आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2। आपको F1 दिया जाएगा, L1 दिया जाएगा, F2 दिया जाएगा, L2 पूछा जाएगा। मतलब इन चारों चीजों में से आपको कोई 3 चीजें दे दी जाएंगी और आपसे चौथी चीज पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो लॉ ऑफ लेंथ है वो एक्चुअल में अगर आपको याद हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, ये रिलेशन याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनेंगे, अभी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन भाई साहब क्या बोलते हैं, ये इनकी बात सुने। लॉ का सर टेंशन का भी कोई लॉ होता है क्या? अरे भैया, टेंशन का भी एक लॉ होता है, एक तरीके से आती है टेंशन, है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी के। किसके? रूट टी के। चलो ठीक है, ठीक है। मतलब f अपॉन रूट टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, f अपॉन रूट टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। समझ गए? हाँ सर समझ गए। मतलब f1 अपॉन f2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट t1 अपॉन t2, अंडर रूट t1 अपॉन t2। समझे कि नहीं समझे? बूझे कि नहीं बूझे? अरे सर बूझ गए, एकदम बूझ गए। ये है न्यूमेरिकल पार्ट, इससे आपके आएंगे क्या? न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, लॉ ऑफ मास। क्या बोलते हैं भैया? मास। फॉर अ गिवन वाइब्रेटिंग लेंथ एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, अरे मिटा दी मैंने तो स्ट्रिंग, एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, frequency of vibrating string is inversely proportional to the square root of the mass per unit length of the string। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ साफ है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द मास पर यूनिट लेंथ विच इज म्यू। देखो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। सही? हाँ सर बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही है यहाँ से, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूं उसके बारे में, अगर आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करूं। ये जो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है, क्या मैं इसको ध्यान से देखना, मास पर यूनिट लेंथ को क्या मैं वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ इंटू डेंसिटी लिख सकता हूं? हाँ, अरे भैया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या बनता है? मास बनता है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू बन जाता है। तो क्या मैं म्यू को इस तरीके से लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपने ये चीज देख ली तो जरा एक चीज और समझना, इसको पहले डब्बे में डाल दूं क्या? है, डाल दीजिए सर, इसको डब्बे में डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेशन क्या बना भैया न्यूमेरिकल वाला, वो तो देख लें। तो ये हुआ क्या भाई, F1 अपॉन F2 अंडर रूट μ2 बाई μ1, ठीक है ना। ये भी आपके काम आएगा किसमें? न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भाई, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन था तो F1 का अपॉन, ठीक है चलिए बढ़िया। अच्छा हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था? मैं आपसे ये बात कर रहा था कि म्यू को हम वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। हाँ सर ठीक है। वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ क्या होता है? एरिया नहीं, अरे भैया अगर मैं आपसे इस स्ट्रिंग का वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ पूछूं तो क्या बताओगे? अगर मैं आपको इस स्ट्रिंग की वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ पूछूं तो क्या बताओगे? सर देखिए, स्ट्रिंग की वॉल्यूम जो होगी वो होगी सर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। आप बोल रहे हो उसको पर यूनिट लेंथ कर दो, कर दिया, इंटू डेंसिटी। तो लेंथ से लेंथ कट गया तो क्या बचा? वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ एक्चुअल में क्या आ रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ही तो आ रहा है। वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ एक्चुअल में क्या आ रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया ही तो आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि म्यू इज नथिंग बट, कहाँ लिख दूं, यही लिख देता हूं आगे, कि म्यू इज नथिंग बट पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी। मतलब एक न्यूमेरिकल बनने की गुंजाइश यहाँ से भी है, न्यूमेरिकल बनने की गुंजाइश
पर्टिकुलर उस कंसेप्ट से भी है, इसलिए मैं आपको खोद खोद के खरोच खरोच के दिखा रहा हूं कि देखो भैया इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। लेयर्स हैं भाई, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, या तो इस लेयर से बना देगा, या तो इस लेयर से बना देगा, या तो इस लेयर से बना देगा, या फिर इस लेयर से बना देगा। सारे ही सारे फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, पर हमको एक क्या बनानी है, फॉर्मूला कॉपी बनानी है अपने फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, और अगर आप बायो पढ़ रहे, बायो में तो फॉर्मूले होते नहीं होंगे, लेकिन अगर होते हैं तो उसको भी आप क्या करो, नोट डाउन करो। चलिए आगे बढ़े, इसको नोट डाउन करो। कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया सर। आइए अब जो आपने लॉ ऑफ मास पढ़ा, लॉ ऑफ मास जैसे ही आपने पढ़ा तो लॉ ऑफ मास के अंदर दो एक नए लॉ बन गए, एक बना लॉ ऑफ रेडियस, एक बना लॉ ऑफ डेंसिटी। क्यों क्यों? क्योंकि हमको पता चला कि म्यू इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी, जिसमें दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रिंग and this is the density of string, density of string। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर देखो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, पाई है। स्ट्रिंग की रेडियस भी चेंज हो सकती है, स्ट्रिंग की डेंसिटी भी चेंज हो सकती है, मटेरियल चेंज करोगे डेंसिटी चेंज हो जाएगी, और रेडियस और डेंसिटी चेंज होने से क्या चेंज होगा, म्यू चेंज होगा। म्यू चेंज होने से क्या चेंज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, इसलिए यहां से न्यूमेरिकल आ सकता था। तो हमने बोला भैया लॉ ऑफ मास के अंदर दो लॉ आ जाएंगे, एक लॉ ऑफ रेडियस आ जाएगा, एक लॉ ऑफ डेंसिटी आ जाएगा। कैसे आएगा आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू, बताया कि नहीं बताया? इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पाई आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। अच्छा, अगर आप मटेरियल चेंज नहीं कर रहे स्ट्रिंग का, अगर आप स्ट्रिंग का मटेरियल नहीं चेंज कर रहे हो तो मैं मान सकता हूं कि रेडियस अगर चेंज हो रही है तो फिर फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करेगी, रेडियस पर। फ्रीक्वेंसी रेडियस पर कैसे डिपेंड करेगी, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, दिस इंप्लाइज f1 अपॉन f2 इज इक्वल्स टू r2/r1। वाह, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने हमें बता दी है। ये तो आपको पता ही था, है ना? ये मैंने आपको और बता दिया। न्यूमेरिकल बनेंगे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर। अच्छा, अब आपसे बोल दिया गया कि सुनो ना, स्ट्रिंग की रेडियस मत चेंज करो, आप स्ट्रिंग का मटेरियल चेंज कर दो, तो बताओ फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी। तो अब स्ट्रिंग की रेडियस नहीं चेंज हो रही, क्या चेंज हो रहा है, स्ट्रिंग का मटेरियल चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, मटेरियल चेंज हो रहा है। तो आइए यहां हम बोल सकते हैं if frequency is inversely proportional to root of mu, है ना, this implies frequency is inversely proportional to under root pi r square into rho, pi r square into rho। इसका मतलब ये है कि f1 by f2, या मैं बोल दूं f is inversely proportional to root rho। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना, यहां से हम बोल सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी अगर आप रेडियस नहीं चेंज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हो गया बस। तो इसका मतलब ये है, कि f1 बाय f2 इज इक्वल्स टू डेंसिटी 2 अपॉन डेंसिटी 1। सही कहा क्या? अरे सर बिल्कुल सही कहा है। गलत क्या है इसमें गलत क्या है? इससे बनेंगे न्यूमेरिकल। तो मैंने आपको यहाँ पर इतने सारे लॉज इसलिए दिखा दिए क्योंकि अगर मैं सीधे फॉर्मूला बताता तो कोई सेंस नहीं बनता। वैसे तो बता देना चाहिए, नीट वीट की प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये फॉर्मूले सीधे सीधे पता होने चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी हम जान रहे हैं, अभी हम चीज़ों को समझ रहे हैं, अभी हम बेस बना रहे हैं अपना, तो मैंने आपको इसको लॉज के रूप में बता दिया है कि भैया ये लॉज के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। चलिए नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़े। कर लिया नोट डाउन सब? फटाफट आ जाओ भाई। तो अब न्यूमेरिकल करो, टेस्ट करो कि जो आपने सीखा है, जो समझा है, उसे अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे हो तो दोबारा देखो लेक्चर को पीछे करके और सोचो कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उनमें से कौन सी चीज़ यहाँ अप्लाई होगी। बाबा, अ स्ट्रिंग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दे दी आपको, एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 270 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे दी है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ, अभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैंने आपको बताया, मिनिमम टोन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो टोन होती है, ठीक है ना। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इफ द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज इज टू बी प्रोड्यूस्ड। अब देखो दो फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है, एक फ्रीक्वेंसी दे दी है आपको 270 हर्ट्ज की, 270 हर्ट्ज की, एक फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है 100 हर्ट्ज की, एक फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है 100 हर्ट्ज की, ठीक है ना। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा अब देखो, दो फ्रीक्वेंसी दे दी और एक लेंथ दे दी, L1 दे दी आपको, कितना, 50 सेंटीमीटर का।
अब वो बोल रहा है कि अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए है तो आपको कितनी लेंथ चाहिए पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी का लेंथ से रिलेशन पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी का लेंथ से रिलेशन पूछ रहा है। मैंने अभी आपको समझाया था फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। ठीक है, F1 की वैल्यू है 270 हर्ट्ज, F2 की वैल्यू है 100 हर्ट्ज, F2 की वैल्यू है 100 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू L2 तो मुझे निकालना है, L1 की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जीरो से जीरो काट दिया मैंने, और कुछ कट रहा है क्या यहाँ से, इस जीरो से ये जीरो काट दो भैया, तो L2 कितना आ जाएगा, L2 इज इक्वल्स टू 27 इंटू 5 यानी कि 5 7 35 या 5 3 5 2 10 3 13 135 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर। क्लियर, पक्का, चलो वेरी गुड। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एक मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं भी, लिख लिया, हाँ चलो क्लियर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंसी देकर लेंथ पूछ रहा था, हमारे पास उसका एक रिलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंशन इन अ पियानो वायर इज 10 न्यूटन। अब यहाँ टेंशन की बात होने लग गई यार, अब यहाँ टेंशन की बात होने लग गई। द टेंशन इन अ पियानो वायर इज 10 न्यूटन। चलो T1 की वैल्यू आपको 10 न्यूटन दे दी, ठीक है। व्हाट शुड बी द टेंशन इन द वायर टू प्रोड्यूस अ नोट ऑफ डबल द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, व्हाट शुड बी द टेंशन इन द वायर, T2 की वैल्यू हमको निकालनी है अगर फ्रीक्वेंसी डबल करना हो। मान लो फ्रीक्वेंसी F1 कितनी थी, F थी, तो F2 कितनी होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ F होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, क्या टेंशन का, क्या फ्रीक्वेंसी का टेंशन से कोई रिलेशन हमने देखा है क्या फ्रीक्वेंसी का टेंशन से हमने कोई रिलेशन देखा है क्या, देखा है ऐसा। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, यानी कि F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1 बाई T2। हाँ कि ना, हाँ सर। F1 क्या है भैया, F1 की वैल्यू है F, ओए लाल पेन, F1 की वैल्यू है क्या है F, F2 की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ F, F से मैंने F को काट दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1 बाय T2। अब क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2। ठीक है, 1/4 इज इक्वल्स टू T1 की वैल्यू 10 न्यूटन दी गई है आपको, यहाँ 10 पुट कर दो, यहाँ T2 पुट कर दो, तो T2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 इज 40 न्यूटन। T2 इज 40 न्यूटन। क्लियर, पक्का। मतलब अगर आपको डबल द फ्रीक्वेंसी करनी है, आपको फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, डबल करनी है, तो आपको टेंशन कितनी करनी पड़ रही है, 4 गुना करनी पड़ रही है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल करनी है तो टेंशन कितनी गुनी होनी चाहिए, 4 गुनी होनी चाहिए। आगे जाके आपको पता चल जाएगा, आप अभी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सर टेंशन कैसे ना ले, टेंशन की तो वैल्यू दी गई है, तो वो तो हम लेंगे ना। अगर हम टेंशन नहीं लेंगे तो आंसर कैसे आएगा। ओहो, जोक मारते हो तुम लोग, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसे कैसे फटे जोक्स मारना भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, सिंसियर जोक पे हंसी नहीं आती, सब फटे जोक मारने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं पीजे, यानी कि पकाऊ जोक्स। चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। ये होगा भैया हमारे क्वेश्चंस, हमने जो लॉस पढ़े थे उसके बेसिस पर, ठीक है। अब हमें आगे स्टार्ट करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिस पर बनते हैं बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल, वो भी हम करने वाले हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर। अच्छा, ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं ये फिक्स्ड एंड से हो रहे हैं, दोनों एंड क्या है भैया, फिक्स्ड है ना, दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, द मैनर इन विच द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एंड गिव राइज टू अ स्टैंडिंग वेव इज नोन एज मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये है, द मैनर, जो मैनर बोला है, मैनर इन विच स्ट्रिंग वाइब्रेट्स का मतलब है कि कितने मोड्स में दो फिक्स्ड एंड के बीच में एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर सकती है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन आपको दिखा सकती है। तो इसको मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इसलिए बोला जाता है कि कितने मैनर हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं कि दो फिक्स्ड एंड के बीच में एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर पाए। तो पहला तरीका ये है, इस तरीके से हो सकता है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा भी हो सकता है, छठवां भी, सातवां भी, आठवां भी, नौवां भी, ऐसे n नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं, n नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। पुराने कुछ कंसेप्ट है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया जो पार्टिकल अपनी पोजीशन पर है और उस पोजीशन पर बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते आए हैं, नोड्स बोलते आए हैं। क्या बोलते आए हैं, नोड्स बोलते आए हैं। तो आपको ये सारे क्या दिख रहे हैं, ये सारे क्या दिख रहे हैं, नोड्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। और पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो अपनी मेन पोजीशन से सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, उसको आप एंटी नोड बोल रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है भाई, आपके एंटी नोड्स हैं, सिंपल सी बात है। तो आप कितने एंटी नोड्स हैं, देखो n नंबर ऑफ मोड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो यहाँ सामने मैंने आपको दिखाया सिर्फ और सिर्फ फोर्थ हार्मोनिक तक, यानी कि 1 2 3 4 तरीके के दिखाए हैं, ऐसे n नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं,
है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक पहला तरीका समझेंगे, दूसरा तरीका समझेंगे, तीसरा, यानी एक पहला मोड समझेंगे, दूसरा मोड समझेंगे, तीसरा मोड समझेंगे, और फिर हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म निकालेंगे, जनरलाइज्ड मोड का फॉर्म निकालेंगे nth हार्मोनिक के लिए। किसके लिए? nth हार्मोनिक। nth हार्मोनिक क्या है? nth मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल टोन, या बोलूं मैं फर्स्ट हार्मोनिक। मैंने अभी आपको हार्मोनिक की डेफिनेशन दी थी, याद करो, हार्मोनिक की डेफिनेशन दी थी। हम जब भी हार्मोनिक की बात करते हैं तो उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स होंगे। तो जब मैं आपको फोर्थ हार्मोनिक बोलता हूं तो उसका मतलब यह है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसका फोर्थ मल्टीपल जो है वो फोर्थ हार्मोनिक बनेगा। सिंपल बोलचाल की भाषा, ठीक है ना। अब ये नोड्स बनेंगे, कितने एंटी नोड्स बनेंगे, ये सब बात की बात है, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम बोलते हैं फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल टोन या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम फंडामेंटल टोन भी बोलते हैं या फिर फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। ये कैसे बनती है? ये तब बनती है जब वो फिक्स्ड एंड के बीच में, जब दो फिक्स्ड एंड के बीच में, जब दो फिक्स्ड एंड के बीच में, जब दो फिक्स्ड एंड के बीच में क्या हो? दो फिक्स्ड एंड के बीच में स्ट्रिंग हो। बहुत पास हो गया क्या? थोड़ा दूर बनाता हूं मैं इसको, है ना, ताकि हमको जगह भी तो मिले भैया। चलिए, तो ये है आपका दूसरा फिक्स्ड एंड, ये है आपका दूसरा फिक्स्ड एंड, ये है आपकी स्ट्रिंग, ये है आपकी स्ट्रिंग। अरे सीधी बन जा, देखो कैसे दर्राटे काट रही ओम फो क्या क्या तो फेमस हो जाता है क्यों, और वो मेरे भी मुंह पर चढ़ गया है ना। ले भैया ओम फो, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारी एक स्ट्रिंग है जिसका टेंशन टी है, जिस पे टेंशन क्या है भाई? टी है। इस पे टेंशन क्या है? टी है। इसकी मास पर यूनिट लेंथ आपको दे दिया गया है म्यू है, इसका मास पर यूनिट लेंथ आपको म्यू दे दिया गया। अब जैसे रबर थी, मैंने रबर को पकड़ा, खींच दिया, तो करके वाइब्रेशन होगा। अरे हाँ कि ना? अरे आपने रबर को पकड़ा, ऐसे होगा वाइब्रेट? हाँ सर होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी चीजें, डॉट 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 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, सही बना कि नहीं बना? अरे सही बनाम नहीं बनाम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है? मुझे सर ऑब्जर्व हो रहा है कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाले जो दो पार्टिकल हैं, ये जो दो पार्टिकल हैं, ये अपने पोजीशन पर ही बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। तो इसको तो मैं नोड बोलता हूं, आंख बंद करके इसको मैं नोड बोलूंगा। और एक पार्टिकल है सर ये बीच में, जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो रहा है, ये मेरे लिए क्या है? एंटी नोड है। ये मेरे लिए क्या है? एंटी नोड है। धीरे धीरे करके एम्पलीट्यूड क्या होगा भैया? कम होगा। ये देखो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस साइड भी ऐसे ही होने वाला है, हाँ कि ना? हाँ, नीचे साइड भी ऐसी होगा, नीचे साइड भी ऐसी होगा। ठीक है, तो हमको दो नोड मिले, एक एंटी नोड मिला। तो दिस इज दी फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल टोन। फर्स्ट हार्मोनिक को आप क्या बोलते हो? फंडामेंटल टोन बोलते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि दो नोड्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है? दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है? मुझे बताओ ना प्लीज। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में डिफरेंस होता है एल का। अरे भैया एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है भाई, एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मैं तो कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है? याद करो सर, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में होता है डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का, लैम्डा बाय 2 का। तो इस नोड और इस नोड के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? लैम्डा बाय 2। बट एक्चुअल में ये किसके बराबर है? ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है। अच्छा ठीक है सर, ये मैंने लिख कर रख लिया। ओके, आपको क्या निकालना है? आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। फंडामेंटल टोन यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक, है ना। यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। देखो ना, द मोड ऑफ वाइब्रेशन इन विच स्ट्रिंग विल वाइब्रेट इन वन सेगमेंट ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना है। इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक, जिसमें आपकी स्ट्रिंग अपनी सबसे कम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने वाली है। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, मैंने बोला लैम्डा मेरे पास आ गया है, फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना है। तो मेरे पास एक रिलेशन है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है सर। अच्छा, वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे कि भैया हमारे पास जो स्ट्रिंग होती थी, हमारे पास जो स्ट्रिंग में वेव ट्रैवल करती थी,
उसमें जो वेव होती थी, जो वेव की स्पीड होती थी, उसकी वेव की स्पीड होती थी, उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? बताओ मुझे, क्या हुआ करता था स्ट्रिंग में? सर वो हुआ करता था v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय म्यू, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ टेंशन t है स्ट्रिंग में और मास पर यूनिट लेंथ आपको म्यू दिया हुआ है, तो मैंने बोला इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो अंडर रूट टी बाय म्यू इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अच्छा, मुझे फ्रीक्वेंसी से ले लेना है तो मैं लैम्डा को नीचे ले जाऊँ? बिल्कुल ले जाओ सर, जगह की कमी है, यहाँ कर देता हूँ मैं अंडर रूट टी बाय म्यू, अरे यार अंडर रूट टी बाय म्यू अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू एफ। ठीक है, अच्छा लैम्डा जो है उसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर लैम्डा बाई 2 एल के बराबर है तो लैम्डा किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एल के बराबर। किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एल के बराबर। पुट करो वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एल के बराबर आ गई है, तो अंडर रूट टी बाय म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू 2l के बराबर है ना, तो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ l इज इक्वल्स टू f की वैल्यू आ गई। और ये क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक है। ये क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक है, यानी कि फंडामेंटल टोन है, तो मैं इसको F1 बोल सकता हूं क्या? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से मैं अपनी जेनरिक इक्वेशन बनाऊंगा, जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाऊंगा। इसी से मैं अपनी जेनरिक इक्वेशन बनाऊंगा, यानी कि जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाऊंगा। बात समझे कि नहीं समझे? अरे भाई फर्स्ट हार्मोनिक है, ऐसे सेकंड भी होगा, ऐसे थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये भी होगा, ऐसे करके nth होंगे। तो भैया मुझे कोई nth यानी कि कोई जनरलाइज्ड इक्वेशन चाहिए पड़ेगी ना, मैं ऐसे थोड़ी ना हर बार निकालता बैठूंगा। हाँ, उसमें मैं एक वैल्यू पुट करूंगा, n की वैल्यू पुट करूंगा, मुझे उस हार्मोनिक की क्या मिल जाएगी? फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी है। क्या आपको ये समझ में आया अभी तक जो मैंने किया? हाँ सर ये समझ में आया। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या मैं बोलूं फंडामेंटल टोन, फर्स्ट हार्मोनिक, ये सब कुछ इसी का नाम है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी इसको बोला जा सकता है। इसमें आपको कितने नोड मिले? 2 नोड मिले, एक एंटी नोड मिला। 2 नोड मिले, एक एंटी नोड मिला। अच्छा मुझे बताओ कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपको कितने लोब मिले? लोब कितने मिले? एक लोब मिला सर, देखो ये एक लोब है, बस ये एक लोब। तो फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि एक लोब बनाना है आपको। फर्स्ट हार्मोनिक एक लोब लिख देता हूं मैं, ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि एक लोब। फर्स्ट हार्मोनिक एक लोब नहीं, एक लोब। लोब लोब लोब, अरे लो लबजू मत करने लग जाना, है ना, लवजू भी मत करने लग जाना। ये लव नहीं है, लोब है, लोब। हाँ सर एक ही बात है। मेरी जो गर्लफ्रेंड है सर, वो तो मुझे ऐसी तुतलाती है, मेरे बेबी ने थाना थाया थी नहीं थाया, तो वो लव यू को लव यू ही बोलती है सर, है ना। तो लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, ये अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने फर्स्ट मोड की बात कर ली, अब आगे बढ़ेंगे सेकंड मोड की तरफ चलेंगे। क्लियर करूँ मैं इसको? मेरा मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कुछ। चलिए मैं इस फॉर्मूले को रख लूंगा अपने पास, F1 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाय म्यू। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, है ना। फर्स्ट मोड में आपने जो फ्रीक्वेंसी निकाली F1, वो क्या निकल कर आई? 1/2L अंडर रूट टी बाय म्यू। तो मैं चाहता हूं, बिग बॉस चाहते हैं। अच्छा सर आप अपने आप को बिग बॉस बोल रहे हैं, मतलब इतनी तौहीन है, अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हो आप? अरे यार अपने मुंह से बोलने में क्या दिक्कत? जब अपना ही मुंह है तो छोटा क्यों बोले अपने आप को? बोलेंगे तो बड़ा ही बोलेंगे। चलिए, तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मैंने लिख कर रख ली और मेरे दिमाग में ये बात पक्की है कि मुझे कुछ ऐसा मिलता जुलता ही फॉर्मूला सेकंड में मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि सिमेट्री है ना। ये फर्स्ट था, सेकंड है, एक लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब। एक लोब था तो फर्स्ट हार्मोनिक, 2 लोब थे तो सेकंड हार्मोनिक, 3 लोब थे तो थर्ड हार्मोनिक, 4 लोब थे तो फोर्थ हार्मोनिक। ओवरटोन की बात अभी छोड़ दो, समझाता हूं। ओवरटोन की बात अभी छोड़ दो, समझाता हूं। चलिए, तो यहां पर मैंने बोला 2 फिक्स्ड एंड बनाओ, फटाफट 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 फटाफट, ये बना हुआ है, लेकिन यहां पर हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग से बनाता हूं। एक ये फिक्स्ड एंड है, एक ये फिक्स्ड एंड है, एक ये फिक्स्ड एंड है, ठीक है ना। इसके बीच में मैंने ये स्ट्रिंग ऐसे बांध दी। अब मैंने बोला कि यार यहाँ पर मुझे सेकंड हार्मोनिक की बात करनी है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करनी है। क्या बोल रही है अंग्रेजी, वो भी पढ़ लेते हैं। द मोड ऑफ वाइब्रेशन इन विच स्ट्रिंग विल वाइब्रेट इन 2 सेगमेंट्स। 2 सेगमेंट होने चाहिए, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये। सिंपल सी बात है। ओके, इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन। नाम है यार, नाम है। क्यों सर सेकंड हार्मोनिक में आपने इसको फर्स्ट ओवरटोन क्यों बोला? क्योंकि जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड था,
जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली टोन थी उसको तो मैंने फंडामेंटल टोन बोल दिया ना, उसके ऊपर जो पहली टोन आएगी, उससे ऊपर फ्रीक्वेंसी वाली जो टोन आएगी उसको मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट ओवर टोन। पहली बार कोई टोन है जो अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर गई है तो फर्स्ट ओवर टोन, फिर सेकंड ओवर टोन, ऐसे करके नाम दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इतना डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं। मैंने बोला भैया एक नोड तो यहाँ रहना ही रहना है, एक नोड यहाँ रहना ही रहना है, और ये क्या है, सेकंड हार्मोनिक है। ये क्या है भाई, सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक। जब आपको बोला जाए कि सेकंड हार्मोनिक है तो सेकंड से आप क्या पता लगा लोगे, लोब, है ना, सेगमेंट, दो सेगमेंट होने चाहिए, दो लोब बनने चाहिए। आइए तो मैं बनाता हूँ, ये देखिए, ये एक नोड यहाँ पर भी आएगा फिर बीच में, है ना, चलो ये कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये क्या है भैया, क्या है, नोड है, ठीक। और ये क्या है, जे का है, जे का होता है, जे एंटी नोड है ना, जो पार्टिकल्स का होते हैं, जो पार्टिकल्स एंटी नोड होते हैं, ठीक है। तो कितने नोड हो गए, 3 नोड हो गए, 2 एंटी नोड हो गए, लेकिन यहाँ सेगमेंट कितने बने, एक सेगमेंट ये बना है, एक सेगमेंट ये बना है, तो सेकंड हार्मोनिक मतलब 2 सेगमेंट। अच्छा, सेकंड हार्मोनिक को और क्या बोला जाता है, फर्स्ट ओवरटोन। ये पहली फ्रीक्वेंसी है जो बेसिक सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर गई है, तो ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगी, फर्स्ट ओवरटोन। याद रखिएगा इसको इस तरीके से। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बहुत कंफ्यूज होते हैं। सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल टोन, ठीक है। चलो भैया, अब यहां पर क्या हुई, क्या चीजें बदली। मुझे पता है कि स्ट्रिंग की लेंथ है L, स्ट्रिंग की लेंथ है L, लेकिन मुझे यह भी पता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है λ/2। एक λ/2 है ये और एक λ/2 है ये, तो मतलब यहाँ कितने λ/2 हो गए, 2 λ/2 हो गए। कितने λ/2 हो गए, 2 λ/2 हो गए। अब क्या है, कई लोग थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखते हैं, क्या बोलते हैं, λ/2 प्लस λ/2 इज इक्वल टू L। λ/2 प्लस λ/2 क्या बनेगा, लैम्डा बनेगा, और लैम्डा को इक्वेट करते हैं L से। वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमको जो फॉर्मूले चाहिए वो इसी तरीके से चाहिए, इसी पैटर्न में चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 इज इक्वल टू L, यानी कि इसको अगर आप जोड़कर लिखो तो ये हो जाएगा 2 λ/2 इज इक्वल टू L। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ L/2। काट मत देना क्योंकि हम कुछ जुगाड़ फंसा रहे हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2L/2। अच्छा, आपने अभी अभी देखा था कि वेलोसिटी इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, है ना। एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग जो होती है वो होती है T/μ, T/μ डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 2L/2 निकाली, घूम के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2/2L हो जाएगा। लैम्डा घूम के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/2 टाइम्स ऑफ L अंडर रूट T/μ इज इक्वल्स टू F। और ये F कौन सी है, सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। क्या समझ में आया आपको इससे, देखो ना इस फॉर्मूले को देखो। जब फर्स्ट हार्मोनिक था तो यहाँ पे 1 था, 1/2L अंडर रूट T/μ। जब सेकेंड हार्मोनिक हुआ तो 2/2L अंडर रूट T/μ, यानी कि ये चीज क्या है, ये चीज तो सेम है, ये चीज तो सेम है। और ये क्या थी आपकी, ये फंडामेंटल टोन थी, इसका 2 टाइम्स हो गया सेकेंड हार्मोनिक में, सिंपल सी बात, इसका 2 टाइम्स हो गया सेकेंड हार्मोनिक में। चलिए भाई तेजी पकड़ते हैं, अब हम चलते हैं थर्ड हार्मोनिक की तरफ। यही सॉल्व कर दूं, यही सॉल्व कर दो सर, इसको नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए हटाते हैं। जिनको लग रहा है कि वो खुद कर सकते हैं तो फटाफट आगे बढ़ें और क्या करें भैया, थर्ड हार्मोनिक की मुझे इक्वेशन कमेंट करके बताएं। तो F2/2L अंडर रूट T/μ, अंडर रूट T/μ, ठीक है। आ जाओ, ओके, बहुत बढ़िया। इसको मिटा देता हूं क्योंकि अब हमें बात करनी है किसकी, थर्ड हार्मोनिक की। इसकी बात करनी है थर्ड हार्मोनिक। यहीं कर लूं, यहीं कर देता हूं, है ना, प्लीज यहीं समझिएगा, यहीं करने वाला हूं मैं। चलो यहां हम बात करने वाले हैं अब थर्ड हार्मोनिक की। अच्छा, थर्ड हार्मोनिक है तो ओवरटोन कौन सा होगा, अगर थर्ड हार्मोनिक है मतलब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का तीसरा मल्टीपल है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के कितने ऊपर हुआ, ये दूसरे टाइम ऊपर हुआ यार। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर पहला ओवरटोन, उसके बाद दूसरा ओवरटोन, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड ओवरटोन,
सेकेंड ओवर 2। ठीक है, सटा सट दो फिक्स्ड एक्सेस फिक्स्ड एंड बनाएंगे, ये एक फिक्स्ड एंड, अरे लबजू लबजू अरे कूची कू। सर क्या बोल रहे हैं सर, हैं? सारी बातें मत याद दिलाइए ना पढ़ने के बीच में, हमको याद आ जाता है कुछ सर, हमको याद आ जाता है प्लीज सर। चलो तो ये दो नोड हो गए तो हमको पता ही पता है। अच्छा, सेकेंड मोड में आपके दो सेगमेंट में थे, दो सेगमेंट थे, दो लोब थे। अब यहां पर थर्ड हार्मोनिक है तो आपके तीन लोब बनने चाहिए। कितने लोब बनने चाहिए? तीन, यानी कि तीन सेगमेंट बनने चाहिए। तो लो भैया, एक सेगमेंट ये, एक ये और एक ये। क्या कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। तो एक नोड ये आएगा, एक नोड ये आएगा। अब यहाँ पर एक एंटी नोड ये है, एक एंटी नोड ये है और एक एंटी नोड ये। ठीक है, अब सर नीचे से भी बना दो ना। हाँ यार बना रहा हूँ, ठीक है ना। तीन सेगमेंट बन गए। हाँ सर बन गया। तो इसमें क्या होगा यार, वही सारी चीजें होने वाली हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है L, लेकिन दो नोड के बीच का जो डिफरेंस है वो है λ/2। तो ये कितना होगा λ/2 और ये कितना होगा, ये भी होगा सर λ/। तो λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 किसके बराबर आ रहा है? L के बराबर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3λ/2 इज इक्वल टू L, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2L/3। ठीक है, इसको डालो सोन पापड़ी के डब्बे में और फटाक से वही फॉर्मूला यूज करो जो अभी तक करते आए हैं, और वो क्या था? F इज इक्वल्स टू V/λ। इसका मतलब √T/μ अपॉन लैम्डा। हाँ कि ना? हाँ सर, लैम्डा की वैल्यू 2L/3 है, ऊपर जाएगा तो 3/2L हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी निकल आएगी? 3 टाइम्स ऑफ 3/2L इंटू √T/μ। ठीक है, इसको डालो सोन पापड़ी के डब्बे में। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है, तो ये F3 हो गई। तो यहाँ पर F3 का फॉर्मूला हमारे पास आ गया क्या? 3/2 ऑफ L √T/μ। समझे कि नहीं बूझे? बूझे कि नहीं बूझे? अरे बूझे कि नहीं बूझे? बूझ गए? बूझे कि नहीं बूझे? बूझ गए। ठीक है, ये तीन हो गए। अब इसके अलावा फोर्थ भी करके बताऊं क्या? नहीं सर, फोर्थ मत करके बताओ। मुझे पता है कि जो फोर्थ हार्मोनिक है उसमें यहाँ 4 आ जाएगा, नीचे /2L होगा, √T/μ होगा, और उसको मैं बोलूंगा थर्ड ओवरटोन। क्या बोलूंगा? थर्ड ओवरटोन। फोर्थ हार्मोनिक को मैं थर्ड ओवरटोन बोलूंगा। चलिए, ये सब हमको क्या हो गया? एकदम क्लियर हो गया। ये सारे फॉर्मुलेज आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। अच्छा, अब इसका मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दूं। जनरलाइज फॉर्मूला मतलब nth हार्मोनिक का, nth हार्मोनिक का। चलिए बात करते हैं, इसको हटाता हूं। अब तो आप इतना समझ ही गए होगे कि nth हार्मोनिक का कैसे बनेगा। आइए बात करते हैं। हमको ये पता चला कि nth हार्मोनिक जो होता है वो n इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है या फंडामेंटल टोन होता है, और नहीं तो क्या, यही तो बात हुई। हाँ, nth हार्मोनिक जो होता है उसको आप और क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं n-1th ओवरटोन, n-1th ओवरटोन। पक्का? 100%? हाँ सर, पक्का पक्का पक्का। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। तो मैं यह बोल रहा हूँ कि यार फिक्स्ड एंड बनाओ, सटासट फिक्स्ड एंड बनाओ। ये फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड बनाया मैंने, फिक्स्ड एंड। एक और फिक्स्ड एंड बनाओ, एक और फिक्स्ड एंड बनाया। इसके बीच में मैंने डाल दिया क्या? इसके बीच में मैंने डाल दिया एक स्ट्रिंग को। ये है एक स्ट्रिंग। अब इसमें भाई n बनाने हैं, n नंबर ऑफ सेगमेंट्स होने चाहिए। nth हार्मोनिक है ना, तो कितने लोब्स होंगे, कितने सेगमेंट होंगे? n सेगमेंट होंगे। तो लो भैया, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कितने हो जाएंगे? n सेगमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे नोड्स बन जाएंगे, बहुत सारे एंटी नोड्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप सेगमेंट्स बढ़ाते जाओगे, वेवलेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। जैसे जैसे आप सेगमेंट्स बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या होती जा रही है? वेवलेंथ कम होती जा रही है। आप देखो ना भाई, आप देखो यहाँ पर पहले वेवलेंथ इतनी दूर थी, एक वेवलेंथ देखो λ/2, ये λ/2 इतनी दूरी थी। अब देखो ये λ/2 इतनी ही दूरी रह गई है। अरे समझे कि नहीं समझे? ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है ना। नोड तो आप मार्क कर सकते हो, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। ठीक है ना। अरे बेबी को नोड पसंद है, हाँ नहीं, ये लो भैया, ये है एंटी नोड, ये है एंटी नोड,
यह है एंटी नोड, यह है एंटी नोड, यह है एंटी नोड, यह है एंटी नोड। अरे क्या चाहिए यार, इतने सारे हैं और ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, क्योंकि कितने लोब्स हैं भाई, n लोब्स हैं। ठीक है यार, हमने जो सीखा है हम वही अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा दिमाग है नहीं, जितना पता है उतना ही करेंगे। हमको ये पता है कि दो नोड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, λ/2 होगा। ऐसे बहुत सारे आगे हम चलते जाएंगे, बट टोटल जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो कितनी है, l है। तो मुझे बताओ ऐसे λ/2 कितने बनेंगे, कितने λ/2 आपको दिखने वाले हैं, n दिखने वाले हैं, क्योंकि लोब्स कितने हैं, सेगमेंट कितने हैं, n सेगमेंट है। हाँ सर ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि n λ/2 जो होगा ये टोटल होगा। हाँ कि ना, ये किसके बराबर होगा, l के बराबर होगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर है, 2l/n के बराबर, 2l/n के बराबर। ठीक है ना, तो लैम्डा की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख ली। क्यों चाहिए मुझे लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कौन सी है, nth हार्मोनिक की है। ठीक है, अंडर रूट t/μ, और बाहर निकल लेता हूँ मैं 1/λ। लैम्डा की वैल्यू है 2l/n। ठीक है, इसका मतलब n घूम के ऊपर चला जाएगा। Fn इज इक्वल्स टू n टाइम्स अपॉन 2l इंटू t/μ। बहुत ही शानदार। सोन पापड़ी का डब्बा किधर है, सोन पापड़ी का डब्बा किधर है। ये आ गई आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन, ये आपकी आ गई क्या भाई, जनरलाइज्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। यानी कि आप इसमें n की वैल्यू पुट करो और आपको वो हार्मोनिक मिल जाएगा, उस हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। क्लियर कर दूं, कर दीजिए सर, क्लियर कर दिया। आइए भाई, अब हमें करना है इन्हीं सब चीजों का यूज और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, जितना भी नॉलेज अभी आपको हुआ है उससे। क्या है क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स हैज consecutive standing wave modes for which the distances between adjacent nodes are 18 centimeter and 16 centimeter। मतलब consecutive standing wave modes, मतलब एक के बाद एक consecutive standing modes, मतलब जो हार्मोनिक बनने वाले हैं वो consecutive होंगे। ठीक है ना, अगर कोई nth हार्मोनिक है तो उसके बाद वो n+1th हार्मोनिक होगा। आई मेरी बात समझ में, इसका मतलब ये है consecutive standing wave modes का मतलब ये है, इसका मतलब ये है एक होगा nth हार्मोनिक, एक होगा nth हार्मोनिक और एक होने वाला है n+1th हार्मोनिक, एक उससे ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो अगर हम देखें, हमने उन दोनों को देखा, nth हार्मोनिक को भी देखा, n हार्मोनिक बने, और n+1th हार्मोनिक को भी देखा, तो हमने बोला फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट नोड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। एडजेसेंट नोड्स के बीच में जो डिफरेंस था nth में वो कुछ था और n+1th में जो था वो कुछ और था। ठीक है, अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि nth हार्मोनिक के लिए ये है या n+1th हार्मोनिक के लिए ये है, या n+1th के लिए ये है, nth हार्मोनिक के लिए ये है। तो याद करो, मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया था कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते आते हो, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते जाते हो, क्या करते आते हो, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते हो, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते जाते हो, वेवलेंथ कम होती जाती है, λ/2 कम होता जाता है, λ/2 कम होता जाता है। पहले λ/2 ज्यादा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अगर नंबर ऑफ लूप ज्यादा है, या मैं बोलूं नंबर ऑफ हार्मोनिक ज्यादा है, हार्मोनिक ज्यादा है, तो वहां पर λ/2 की वैल्यू कम होने लगेगी। λ/2 की वैल्यू कम हो रही है, मतलब वेवलेंथ की भी वैल्यू कम हो रही है। तो मुझे इतना समझ में आया कि जो 16 सेंटीमीटर वाली वेवलेंथ है वो एक्चुअल में n+1th हार्मोनिक के लिए रहेगी, और जो 18 सेंटीमीटर वाली जो वेवलेंथ है वो nth हार्मोनिक के लिए रहने वाली है। यही बात समझ में, देखो क्वेश्चन को पूरे तरीके से समझेंगे यार, है ना। ये है फिक्स्ड एंड, ये दूसरा फिक्स्ड एंड, ये दूसरा फिक्स्ड एंड। ठीक है, देखना मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर मान लो एक, ये 1 2 3, अरे यार 1 2 3, ठीक है ना, ये 3 लूप है। ये एक नोड होगा n, एक ये नोड होगा n। ठीक है, तो ये है λ/2 की वैल्यू। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अच्छा, अब मैं बनाता हूँ ज़रा दूसरे फिक्स्ड एंड्स, अब मैं बनाता हूँ ज़रा दूसरे फिक्स्ड एंड। ये है एक फिक्स्ड एंड और ये है एक फिक्स्ड एंड। ठीक है ना, चलिए बहुत ही बढ़िया।
अब यहां पर देखिए क्या बताने वाला हूं, यहां कितने लूप्स हैं, 1 2 3, 3 लूप्स है ना। देखना ये 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 ये। अब आप ये देखो लैम्डा बाई 2 की वैल्यू, एक नोड ये है, एक नोड ये, लैम्डा बाई 2 की वैल्यू ये होगी। तो मैं बोल रहा हूं जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाओगे, हार्मोनिक बढ़ गया ना, यहाँ हार्मोनिक बढ़ गया, ये वाला हार्मोनिक इससे ज्यादा है, जैसे ही आप हार्मोनिक बढ़ाते हो लैम्डा बाई 2 की वैल्यू कम हो गई, पहले लैम्डा बाई 2 ये था, अब लैम्डा बाई 2 ये है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, पक्की बात है, हाँ सर। लैम्डा बाई 2 कम हो गया मतलब लैम्डा भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो जिसके हार्मोनिक ज्यादा होते हैं उसमें लैम्डा की वैल्यू कम होती है, ये बात समझ में आई। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 16 सेंटीमीटर वाली जो वेवलेंथ है वो n+1th हार्मोनिक के लिए रहेगी, और 18 सेंटीमीटर वाली जो वेवलेंथ है वो nth हार्मोनिक के लिए रहने वाली है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। चलिए मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे हमारे लूप्स बने, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके हमारे लूप्स बने। कितने लूप्स बने? n लूप्स बने, n सेगमेंट्स बने, क्योंकि nth हार्मोनिक है, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर लूप्स बने, ये देखो यहां पर लूप्स बनना चालू हुए, ठीक है ना। कितने? n+1th लूप बने, यहां पे nth लूप बने, ठीक है, पक्का? हाँ सर। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया nth लूप बना है तो टोटल लेंथ कितनी होगी, ये टोटल लेंथ कितनी है भैया, एक जो लूप है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 18 सेंटीमीटर है। इसमें 18 होगा, इसमें 16 होगा, ऑब्वियस सी बात है, समझ गए ना आप। इसमें इसलिए 16 होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि यहाँ हार्मोनिक ज्यादा है, इसमें हार्मोनिक कम है, तो इसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होने वाली है, इसलिए 18 हम यहाँ अलॉट कर रहे हैं और 16 हम यहाँ पर अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। कितने लूप्स बन रहे हैं यहाँ पर? n लूप्स बनने हैं, n हार्मोनिक है, nth हार्मोनिक है। तो हम बोल सकते हैं इस केस के लिए कि 18 इंटू n इज इक्वल टू टोटल लेंथ l, हाँ कि ना? अरे भैया 18 इंटू n लूप्स है ना, और आप 18 सेंटीमीटर एक लूप के बीच की डिस्टेंस बता रहे हो, हाँ कि ना? हाँ सर। तो 18 इंटू n इज इक्वल टू l। ओहो, अरे भैया ये क्या है, ये वेवलेंथ है ना लैम्डा बाई 2, याद करो। हाँ सर ठीक है ठीक है। इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, 16 इंटू n+1 इज इक्वल्स टू l, ठीक है। दोनों को इक्वेट करा दो, दोनों को इक्वेट कराया तो कितना हुआ, 18n इज इक्वल्स टू 16n+16, ठीक है। तो 18n - 16n इज इक्वल्स टू 18 - 6 2n इज इक्वल्स टू 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 8। तो मतलब ये n, ये 8th हार्मोनिक है और ये 9th हार्मोनिक है, बात समझे कि नहीं समझे? ये है आपका 8th हार्मोनिक और ये है आपका 9th हार्मोनिक। जब आपका 8th हार्मोनिक आएगा तो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 18 सेंटीमीटर होगा, और जब आपका 9th हार्मोनिक आएगा तो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन। तो ये था हमने पहला पार्ट जो कंसिडर, अच्छा नहीं इसमें तो हमको पॉसिबल, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, निकाल लेंगे भैया। n की वैल्यू 8 आ गई है, यहाँ से l निकाल लो। अरे भैया n की वैल्यू 8 आई है, यहाँ पर पुट करो, निकाल लो। नहीं तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l इज इक्वल टू 18 इंटू 8, 8 नहीं 64 की 4 हासिल आई, 6 8 एकम 8 6 14, 144 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमने पहला वाला पार्ट क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है, इफ द टेंशन इज 10 न्यूटन and the linear mass density is 4 ग्राम पर मीटर, what is the fundamental frequency? अब fundamental frequency की बात की गई है कि हमें fundamental frequency निकाल कर बताओ, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक निकाल कर बताओ। तो आपको पता है फर्स्ट हार्मोनिक में, अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हार्मोनिक में लैम्डा बाई 2 किसके बराबर होता है, l के बराबर होता है। लैम्डा बाई 2 किसके बराबर होता है, l के बराबर होता है, मतलब लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ट्वाइस ऑफ l के बराबर हो गई, है ना। अच्छा, F1 का फॉर्मूला क्या है, 1/2 ऑफ l √t/μ, मानते हो कि नहीं मानते, है ना? चलिए निकालते हैं। तो 1/2 ऑफ 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 टू द पावर -2 से, अंडर न्यूटन में है कितनी वैल्यू टेंशन की, 10 न्यूटन, डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू आपको ग्राम पर मीटर में दी गई है, म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 4 ग्राम पर मीटर। इसको चेंज करो, ग्राम को चेंज करो, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके केजी में हो जाएगा, ठीक है ना, ग्राम पर मीटर ही है ना, हाँ चलिए ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी पर मीटर। तो यहाँ पुट कर दो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी पर मीटर, ठीक है। ये क्या है भैया, न्यूटन है।
ऐसा यूनिट में रख दिया सब कुछ हमने। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, यहां से आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू लगभग करीबन आ जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 17.36 हर्ट्ज करीबन, है ना। आप चेक कर लीजिएगा एक बार निकाल कर, 17.36 हर्ट्ज या 17.1113611 कुछ ऐसा आएगा, आप एक बार चेक कर लेना। चलिए भैया नोट डाउन कर लीजिए इसको, और मैं करता हूं इसको क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, लेंथ दे दी है आपको, लेंथ दे दी है आपको, पेन भाई साहब क्या हो गया, लेंथ आपको दे दी है कितनी, 60 सेंटीमीटर, दिस इज योर लेंथ। फिक्स्ड एट बोथ एंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 sin pi x by 15 cos 96 pi t, बाप रे, वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकंड्स। ऑब्वियस सी बात है कि किसकी इक्वेशन दिख रही है आपको, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 0। t 0 पुट करना है, t 0 पुट करोगे cos 0 1 हो जाएगा, सीधी सीधी बात खत्म। आगे बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पूछा है x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 sin पाई, x की वैल्यू है 5 डिवाइड बाय 15 इंटू, ये t तो 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 3 सा 15 पाई बाय 3 यानी कि हो जाएगा ये कितना, 60, है ना। तो y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ साइन 60, है ना। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ साइन 60 इज √3 बाय 2, है ना। तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है भाई, स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है 2√3 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट हमने कर लिया, पहला आंसर आपको दे दिया। सेकंड इज, वेयर आर द नोड्स लोकेटेड अलोंग द स्ट्रिंग, वेयर आर द नोड्स लोकेटेड अलोंग द स्ट्रिंग, ये कैसे पता करें। मैंने आपको समझाया था कि जब हम ये सारी चीजें डिराइव कर रहे थे, नोड्स कहाँ होंगे, एंटी नोड्स कहाँ होंगे, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको नोड्स की लोकेशन पता करना हो तो आप क्या करो, एम्पलीट्यूड 0 कर दो। नोड्स को टाइम से कोई लेना देना नहीं है, नोड्स का एम्पलीट्यूड हमेशा 0 होगा, आप किसी भी टाइम पर देख लो। तो भैया इस इक्वेशन में आपको एम्पलीट्यूड कहाँ दिख रहा है, इस इक्वेशन में मुझे एम्पलीट्यूड ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। मतलब पूरा होगा एम्पलीट्यूड, तो ये पूरा है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 अगर हमको करनी है तो ऑब्वियस सी बात है साइन पाई x बाय 15 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है भाई। तो अगर मुझे नोट्स पता करने हैं, नोट्स पता करने के लिए मुझे साइन पाई x बाय 15 को 0 करना पड़ेगा, कर दिया मैंने। साइन 0 कहाँ होता है, अरे भैया साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू कौन कौन सी होगी कि आपका साइन थीटा 0 हो जाए। तो आपको पता है कि n पाई के लिए ये वैल्यू 0 कहाँ होगी, ये वैल्यू 0 होगी साइन पाई x बाय 15 इज इक्वल्स टू n पाई। मानते हो कि नहीं मानते, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, यहां से साइन हटा दो। अरे भाई साइन इनवर्स 0 करोगे तो n पाई के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहां से आप क्या क्या काट सकते हो, पाई से पाई काट सकते हो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 15n, है ना। और आपको पता होगा कि n की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 अप टू n, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आने लग गई भाई, 0 15 30 45 सेंटीमीटर। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, नोड्स देखने को मिलेंगे। तो x की इन वैल्यूज पर आपको नोड्स देखने को मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि यही वो वैल्यूज है जहां पर आपका साइन पाई x बाय 15 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू दिस एंड t इज इक्वल टू z। अब आपको यहां पर वेलोसिटी के बारे में बोला गया है कि वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, हमको पता है कि अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की तो वो क्या होगी भाई, डेल वाई बाय डी टी, डेल वाई बाय डेल टी। क्यों सर डेल क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है भैया, यहाँ पर आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, t पर भी डिपेंड कर रहा है। आई मेरी बात समझ में, इसलिए यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा। तो v इज इक्वल टू डेल वाई बाय डी टी, वाई के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो 4 साइन पाई x बाय 15 तो एज इट इज आ गया, ठीक है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। अरे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो माइनस ऑफ साइन क्या है भाई, 96 पाई टी, है ना। सही लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ सर बिल्कुल सही लिखा है। इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, 96 पाई टी। अच्छा अब
टी के आगे कांस्टेंट क्या है, 96 है, 96 पाई है, 96 पाई को और बाहर निकाल के लिख लो तो ये हो जाएगा 96 पाई। कुछ गलत लिखा क्या मैंने? नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं लिखा है। डिफरेंशिएशन सही है, बिल्कुल डिफरेंशिएशन एकदम सही है। ये वाला जो पार्ट है ये एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं हो सकता, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो मैंने इसको एज इट इज बाहर लिख लिया। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा लिख लिया मैंने। अब क्योंकि टी के आगे कांस्टेंट वैल्यू लगी थी 96 पाई, तो मैंने 96 पाई निकलकर अलग से लिख दिया है। अब क्या करना है, उसने बोला भैया कि x की इस वैल्यू और t की इस वैल्यू पर आपको चाहिए वेलोसिटी, तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर कितनी 7.5 सेंटीमीटर और t की वैल्यू पुट कर दो क्या 0.25 सेकंड। अब इतना तो आपको आना चाहिए, वैल्यू पुट करना, t की जगह ये पुट कर दो और x की जगह ये पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा t की वैल्यू 0.25 तो ये हो जाएगा 24, है ना। तो ये साइन 24 पाई हो जाएगा, ये साइन π/2 हो जाएगा। 96 इंटू 4 करोगे तो 384 समथिंग आ जाएगा। वैल्यूज पुट करना, आपका आंसर एकदम आंखों के सामने होगा, कुछ भी ऐसी खास बात इसमें नहीं है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कंपोनेंट वेव्स होस्ट सुपरपोजिशन गिव्स द अबव वेव। मतलब यहाँ पर जो आपको स्टैंडिंग वेव मिली है, ऑब्वियस सी बात है कि एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव क्या करेंगी, सुपर इम्पोज कर रही होंगी एक दूसरे को, तभी आपको एक स्टैंडिंग वेव मिली है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम तोड़ते हैं। जो इंसिडेंट वेव होगी वो क्या होने वाली है, 2 साइन पाई x/15 प्लस 96 पाई टी, ये होने वाली है आपकी इंसिडेंट वेव, है ना। और दूसरी आपकी जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो होने वाली है 2 साइन पाई x/15, ये होने वाला है माइनस 96 पाई टी। क्लियर है? ये कैसे पता चला भैया? ये मेरे को तभी पता चल गया जब मैंने समझा था, क्या, जब मैं इसको जोड़ता था वाई नेट की इक्वेशन आती थी, याद करो 2 साइन सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2 वाले फॉर्मूले याद करो, है ना। हमने सब आपको सिखाया हुआ है, तो बस उसी से मैं समझ गया कि ये वैल्यू ऐसे तोड़ी जा सकती है। सो दिस इज योर इंसिडेंट वेव, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा क्वेश्चन हमने किया है, मैं इसको स्टार मार्क करूंगा, क्वेश्चन हमने ध्वस्त कर दिया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, in normal modes of vibration of a string tied at both the ends, the difference in frequencies of fifth harmonic and second overtone। यहां होती है कंफ्यूजन, फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन आप किसको बोलते हो भैया? ओवरटोन हमेशा कम होते हैं हार्मोनिक से, ओवरटोन हमेशा हार्मोनिक से कम होते हैं, हमेशा हार्मोनिक से एक कम होता है, हार्मोनिक से एक कम होता है। ठीक है भाई, अगर ये सेकेंड ओवरटोन है तो एक्चुअल में ये क्या है, थर्ड हार्मोनिक है, एक्चुअल में ये थर्ड हार्मोनिक है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। तो इसका मतलब ये है, यहां पर बोला गया है कि जो फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है माइनस जो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 54 हर्ट्ज। यही बोला गया है क्या? देखो, द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक इज 54 हर्ट्ज। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी को, फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को आप कैसे लिख सकते हो? फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को आप कैसे लिख सकते हो, 5/2 ऑफ L अंडर रूट T अपॉन म्यू, माइनस थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हो 3/2L अंडर रूट T अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू 54। क्या कॉमन निकलेगा, 1/2L अंडर रूट T बाय म्यू ब्रैकेट में 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 54। 5 माइनस 3 कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, इसको आप क्या बोलते हो, व्हाट इज दिस? दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 54। तो यहां से आप f1 निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 27 हर्ट्ज। आंसर आ गया आपका 27 हर्ट्ज। लो, क्लियर, पक्का 100%? हाँ सर 100%। तो लो भैया, एक और क्वेश्चन हमने कर दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कंसेप्ट यही लगेगा जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, इसी के साथ हमारा स्टैंडिंग वेव होता है खत्म। मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी एक वेबसाइट है जहां पर आप जाकर जितना भी कंटेंट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है सब फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में। और वेबसाइट क्या है, magnetbrains.com। आपको गूगल पर जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com और ये वेबसाइट आपकी आंखों के सामने आएगी। आप वहां पर जाकर उतना ही खुश होंगे जितना ये बच्चा खुश हो रहा है। वहां पर उस वेबसाइट पर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ NTSC, ओलंपियाड,
जो हिंदी, जो आपका CBSE हिंदी मीडियम जो चैनल लॉन्च किया गया है उसका जो कंटेंट है वो भी वहाँ पर यहाँ इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आप क्लास 11th पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लास 11th के जितने भी फैकल्टीज़ हैं सबके लेक्चर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब मान के आपका कि चलिए सत्यम सर के लेक्चर देखते हैं, आपने सत्यम सर के लेक्चर पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर सारे चैप्टर एक के बाद एक देखने को मिलेंगे और उस चैप्टर के अंदर जितने भी लेक्चर्स हैं सब एक के बाद एक अरेंज कर दिए गए हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। आपको कुछ नहीं करना है, जाके क्लिक करना है, वीडियो जैसे ही देखना आप खत्म करोगे नेक्स्ट वीडियो कौन सा है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई ये है हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल। इसको कैसे आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर जाइए, टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और सीधे जाकर सब्सक्राइब करिए और इस घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। यहाँ पर जितना भी चीज़ आपको पढ़ाया जाता है वो शुद्ध हिंदी में पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ जो कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है वो पूरा का पूरा हिंदी में ही होता है। कोई नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड नहीं किए जाते सिवाय इंग्लिश के, है ना। इंग्लिश में आपको हिंदी कैसे पढ़ाएंगे, इंग्लिश जो आपको पढ़ाई जाती है हिंदी में वो इंग्लिश में ही पढ़ा जाती है, वो थोड़ी ना हिंदी में पढ़ा सकते हैं। समझाया जाता है पूरे तरीके से हिंदी में आपको। मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी ये है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है ना। बदले में लेकिन हम चाहते हैं यार कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा प्यार मिले। वो प्यार आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके कंटेंट को हमारे शेयर करके आग की तरह फैला के अपने दोस्तों के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने फैकल्टीज़ को भी बताइए कि एक ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ हम इस लेक्चर को करते हैं खत्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए। साउंड वेव्स अभी हमने नहीं पढ़ी है, साउंड वेव्स को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।